एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इंदौर की पाठशाला पे। जी हाँ, आपका अपना YouTube चैनल। और हम लेकर आ गए हैं B.Com फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए बिजनेस लॉ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम्स में। देखिए गाइज, मैं कब से वीडियो अपलोड करने वाला था, लेकिन क्या है, यहाँ पर इंदौर में बहुत बारिश हो रही है। इस वजह से क्या है कि सिग्नल प्रॉपर मिल नहीं रहे और लाइट भी नहीं थी काफ़ी टाइम से। दैट्स वाई वाईफाई ठीक से काम नहीं कर रहा था और मैं इसलिए वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। जस्ट अभी लाइट आई है, मैं वीडियो अपलोड कर ही रहा हूँ आपको। तो प्लीज़ जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों में शेयर कर दो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो है ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत सारी एग्जाम्स में आया गया है। आपको ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के प्रोविजन के अकॉर्डिंग लिखना है। सभी अनुबंध समझौते होते हैं, लेकिन सभी समझौते अनुबंध नहीं होते हैं। भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 के प्रावधानों के साथ व्याख्या करना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आपको एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट, समझौते और अनुबंध के बीच का अंतर भी समझ में आ जाएगा। देखिए, जो अनुबंध होते हैं, एग्रीमेंट होते हैं, वो सोशल भी हो सकते हैं, सामाजिक। जैसे कि आपके घर पे माता पिता के साथ आपका जो होता है कि पापा ने बोला बेटा कल तेरे को बाइक दिला दूंगा, या मम्मी को कि मम्मी ने बोला कल तेरी पसंद का खाना बना देंगे। ये भी क्या है, एक तरीके से एग्रीमेंट है। बट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है? नहीं, क्योंकि जब तक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता, जब तक उसमें लीगल रिलेशन नहीं ऐड होता, यानी कि जब तक आप कानून की हेल्प नहीं ले सकते, जब तक आपका इंटेंशन नहीं है लीगल रिलेशन बनाने का, तो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है। इसके सारे जो डिटेल्ड आंसर है उसकी वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, पहले से अपलोडेड है। उसका लिंक जो है मैं इसी वीडियो के कमेंट में पिन कर दूंगा, वहां जाके देख सकते हैं। या फिर आप बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी की प्लेलिस्ट में जाइए मेरे चैनल पे, और वहां जाकर भी वो वीडियो देख सकते हैं। जैसा कि अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, सेम ऐसा ही आपको थंबनेल दिख जाएगा। वहां पर जाके आप इसका एक बार सॉल्यूशन जरूर देख लेना, ताकि आपका बिल्कुल कैसे आपको आंसर लिखना है। देखिए, वो इंग्लिश और हिंदी मीडियम वाले दोनों बच्चे सुन सकते हैं, क्योंकि सुना हुआ आप आराम से अच्छे से लिख सकते हो पेपर में जाके। ये मैं आपको सारे पहले क्वेश्चन डिस्कस कर देता हूँ, क्योंकि बहुत से बच्चों को चाहिए होता है सर सिर्फ क्वेश्चन दे दो, आंसर हम खुद कर लेंगे, हमको सिर्फ स्क्रीनशॉट लेना है, आप कुछ भी समझाओ, है ना। तो ये स्क्रीनशॉट ले लो आप। क्वेश्चन 2 है डिफाइन अ कॉन्ट्रैक्ट एंड डिस्कस द असेंशियल एलिमेंट दैट मेक एन एग्रीमेंट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एक अनुबंध क्या होता है उसको परिभाषित करना है, और ये बताना है कि आप एक समझौते को अनुबंध कैसे बनाते हैं, वो भी वैलिड, मतलब वैध। देखो, वैलिड और वॉइड, वैलिड का मतलब होता है जहां पर लॉ इन्फोर्स होता है, आप कानून की सहायता ले सकते हैं, और जहां पर लॉ इन्फोर्स नहीं होता उसको बोलते हैं वॉइड। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसकी कंडीशन बहुत ईजी होती है, मैं पूरी डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ वो पहले से एक वीडियो में। अभी एक्चुअली क्या है, बारिश है, कोई भरोसे नहीं लाइट कब चली जाए, इसके लिए मैं वीडियो भी नहीं बना पा रहा था। तो अभी आप क्वेश्चन देख लीजिए सारे। क्वेश्चन 3 है व्हाट इज अ प्रपोजल, डिस्कस द लीगल रूल्स गवर्निंग अ वैलिड प्रपोजल और ऑफर विथ इलिस्ट्रेशन। प्रस्ताव क्या होता है, उदाहरणों के साथ एक वैध प्रस्ताव या ऑफर को नियंत्रित करने वाले कानूनी नियम बताइए। देखिए, ऑफर क्या होता है, मैंने आपको बोला कि बेटा आप मुझसे कोचिंग पढ़ोगे, आपने बोला ठीक है सर पढ़ेंगे। आपने बोला सर फीस क्या रहेगी, मैंने आपको फीस बता दी, आपने बोला ठीक है सर हम पे कर देंगे। तो मैंने आपको जो ऑफर दिया वो आप तक पहुंचा, आपको मिल गया ऑफर, मैंने फीस बता दी, तो ये सर्टेन भी है, इसमें कोई वेग नहीं है। तो ये वैलिड ऑफर होता है जो सामने वाले तक पहुंचता है, और उसमें हमारा इंटेंशन होता है कि सामने वाला अपना एक्सेप्टेंस देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, अ कॉन्ट्रैक्ट विथ अ माइनर इज वॉइड फ्रॉम द बिगिनिंग। बेटा, वॉइड फ्रॉम द बिगिनिंग को बोलते हैं वॉइड एब इनिशियो। क्या बोलते हैं, वॉइड एब इनिशियो, मतलब स्टार्टिंग से ही वॉइड होता है। अगर आपने कोई भी नाबालिग या अवयस्क के साथ में कोई अनुबंध कर लिया है तो शुरू से शून्य होगा, मतलब कानूनी रूप से वो है ही नहीं, वैलिड नहीं है, वो वॉइड है। डिस्कस दिस स्टेटमेंट कॉन्टेस्ट विद द कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और आपको ये बताना है कि अनुबंध करने की क्षमता क्या होती है। देखिए, कोई भी इंसान एग्रीमेंट तभी कर सकता है जब वो 18 साल का है, उससे बड़ा हो, मेजर हो, मतलब सिंपल सी बात है, साउंड माइंड का होना चाहिए, स्वस्थ मस्तिष्क वाला, मतलब दिवालिया वगैरह ना हो, स्वस्थ मस्तिष्क वाला, साउंड माइंड का हो, नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, कानून ने उसको अयोग्य घोषित ना करा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज फ्री कंसेंट, व्हेन इज कंसेंट कंसिडर्ड नॉट फ्री
एंड हाउ डज इट अफेक्ट द वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। स्वतंत्र सहमति क्या होती है, सहमति को कब स्वतंत्र नहीं माना जाता और यह अनुबंध की वैधता को कैसे प्रभावित करती है। देखिए कंसेंट फ्री का मतलब क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बोला बेटा आप मेरे पास कोचिंग पढ़ने आओगे, आपने बिना किसी दबाव के, बिना किसी प्रेशर के, ना डराए धमकाए, आपने बिल्कुल फ्री माइंड से हाँ कहा, तो उसको बोलेंगे फ्री कंसेंट। कंसेंट कब फ्री नहीं होती है, जब उसमें कोर्शन, अनडू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन या मिस्टेक, ये 5 चीज़ आ जाती है, तो फिर वो आपका कंसेंट फ्री नहीं होता है। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होते हैं, मतलब शून्य करणीय होते हैं। जो पार्टी का हमने कंसेंट लिया है गलत तरीके से, वो चाहे तो उस अनुबंध को वैलिड कराए, चाहे तो वॉइड करा दे, उसकी मर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन कंसिडरेशन एंड डिस्कस द रूल नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट अलॉन्ग विथ एक्सेप्शन। प्रतिफल को परिभाषित करें और इसके अपवादों के साथ बिना प्रतिफल कोई अनुबंध नहीं होता पर चर्चा भी करना है। देखिए ये लॉ सिंपल सा बोलता है कि नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, मतलब आप अगर मुझे बदले में कुछ नहीं देते हो प्रतिफल के रूप में, तो ऐसा कोई भी अनुबंध वैलिड नहीं होता है। कुछ के बदले कुछ तो लेन देन करना ही पड़ता है। जैसे कि मान लो आप अपनी बाइक किसी को बेच रहे हो, तो सामने वाला आपको पैसे देगा उसके बदले में, या फिर मान लो बाइक के बदले में आपने कुछ और चीज़ एक्सचेंज कर ली, तो वो कंसिडरेशन माना जाता है। कंसिडरेशन अगर आपने कुछ नहीं दिया है बदले में, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन एंड अपवाद भी है, जैसे नेचुरल लव एंड अफेक्शन होना चाहिए उनके बीच में, रिटर्न होना चाहिए, साइंड होना चाहिए प्रॉपर, तब वो वैलिड मान सकते हैं। गिफ्ट होता है जो देते हैं वो वैलिड मान सकते हैं। टाइम बार डेट है तो वो वैलिड मान सकते हैं। इस तरीके से मैंने अभी आपको बताया कि ये डिटेल आंसर की वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ, तो एक बार आप वहाँ देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अनुबंध का उल्लंघन क्या है। एक्सप्लेन द वेरियस टाइप ऑफ डैमेज अ पार्टी कैन बी क्लेम। उल्लंघन करने के लिए पक्ष द्वारा दावा किए जाने वाली विभिन्न प्रकार की क्षतियां की व्याख्या कीजिए। मतलब कितने प्रकार से अपन जो कंपनसेशन या डैमेज क्लेम कर सकते हैं, वो सिर्फ लिखना है आपको। अगला क्वेश्चन है डिफाइन एजेंसी। एजेंसी को परिभाषित कीजिए। एजेंसी कैसे बनती है, हाउ इट इज क्रिएटेड, व्हाट आर द ड्यूटी ऑफ एजेंट टुवर्ड प्रिंसिपल। प्रिंसिपल के मतलब प्रधान के प्रति एजेंट का कर्तव्य क्या होता है। देखिए जो एजेंट होता है ना, उसको पावर कौन देता है, प्रिंसिपल। तो जो प्रिंसिपल ने पावर दी है एजेंट को, उसके अंदर एक ही काम करना होता है, क्योंकि एजेंट के किसी भी काम के लिए फिर प्रिंसिपल लाइबल होता है अदरवाइज। तो एजेंसी कैसे बनती है, अच्छा एजेंसी क्रिएट करने के लिए कंसिडरेशन नहीं चाहिए होता है, बात ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम क्या है, इसके ऑब्जेक्ट बताइए और कंज्यूमर कौन होता है, इसके उद्देश्य और उपभोक्ता की परिभाषा बताइए। तो बेटा ये सब आपने क्लास 12th में ही पढ़ के रखा है और छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम ग्राहकों को बचाने के लिए, उनको उनके अधिकारों के बारे में बताने के लिए और उनको उनके दायित्व समझाने के लिए हम ये लेकर आए हैं। साथ ही में इसमें हमने कुछ उपभोक्ता मंच भी बनाए ताकि उनको न्याय मिल सके वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द मेजर ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रोविजन ऑफ कंपटीशन एक्ट 2002। प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के मुख्य उद्देश्य और प्रावधान को लिखो। तो ये सारे लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं आपके पास। अब कुछ हम शॉर्ट क्वेश्चंस भी देख लेते हैं, देखिए पेपर मिला के ही आने वाला है। और अगर आपको पता है, आप मुझसे पहले पढ़ चुके हैं या आपने इसके पहले पेपर में मेरी वीडियोस देखी है, तो आपको पता है क्वेश्चन हम बहुत ध्यान से लेकर आते हैं जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं, आपके बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी के PYQ पे भी बेस्ड होते हैं और आपका सिलेबस सेम है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया डायरेक्टली पूछ लेंगे, एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस बताओ। ऊपर ही समझाया था अभी आपको मैंने। हिंदी में बोलते हैं समझौते और अनुबंध के बीच क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है डिफाइन द डिस्टिंक्शन बिटवीन द कोर्जन एंड अनडू इन्फ्लुएंस। जबरदस्ती करना और अनुचित प्रभाव डालना। बेटा इसको उत्प्रेरण भी शायद बोल, एक बार ना इसका कोर्शन का आप देख लेना, हिंदी में कुछ और भी बोलते हैं शायद इसको, के बीच क्या अंतर होता है। थर्ड क्वेश्चन है हाउ डज फ्रॉड डिफरेंस फ्रॉम मिस रिप्रेजेंटेशन। धोखाधड़ी और गलत बयान, मिस रिप्रेजेंट करना कैसे अलग अलग होता है, क्या मेन डिफरेंस होता है इनके बीच में, आपको पता करना है। देखिए धोखाधड़ी मतलब जानबूझ के फ्रॉड करना, मिस रिप्रेजेंटेशन
मतलब आपने कभी कभी इनोसेंस भी हो सकता ही है, अनजाने में आपने कुछ गलत बोल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द राइट्स एंड लाइबिलिटी ऑफ बेली अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। बेलमेंट क्या होता है बेटा? जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को अपना कोई गुड्स सामान रखने को देता है किसी एक पर्पस के लिए, कोई उद्देश्य पूरा होने के लिए, और जब वो पर्पस पूरा हो जाता है तो वो वापस से अपना सामान ले लेता है। इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं बेलमेंट। जो व्यक्ति सामान रखता है इसको हम बोलते हैं बेलर, जिसके पास रखता है इसको हम बोलते हैं बेली। हिंदी में आप सभी यही देखो, मैं हिंदी में ही समझा रहा हूँ आपको। जैसे कि मान लो आप अपने कपड़े प्रेस करने के लिए प्रेस वाले को दे के आते हो, तो पर्पस क्या है कि भाई प्रेस करेगा ये, और जैसे ही कपड़े प्रेस होते हैं हम वापस लेके आ जाते हैं। तो ये भी बेलमेंट का ही उदाहरण है ये। या फिर कई बार होता है अपन कहीं बाहर घूमने जाते हैं, मान लो हमने कोई पेट एनिमल या कोई डॉग पाल रखा है, तो अगर हम उसको वहाँ लेकर नहीं जा सकते तो हम किसी पड़ोसी को दे जाते हैं कि इसका एक दिन ध्यान रखना या शाम तक ध्यान रखना हमारे। तो ये भी क्या है बेटा? एक बेलमेंट ही है। इसके बाद है प्लेज और बेलमेंट में डिफरेंस। गिरवी रखना और जमानत पे रखने में डिफरेंस क्या होता है? देखिए, प्लेज का मतलब होता है कोई मूवेबल प्रॉपर्टी किसी के पास गिरवी रख देना, और जब तक हम पेमेंट नहीं करते वो उसके पास ही रखा रहता है। पर बेलमेंट ऐसा कोई गिरवी नहीं होता, सिर्फ हमने किसी उद्देश्य से रखा है और हम वापस ले लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द राइट्स ऑफ श्योरिटी इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। गारंटी के अनुबंध में श्योरिटी मतलब जमानत देने वाले का क्या अधिकार होता है? देखिए, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में क्या होता है? तीन पार्टी होती है। एक होता है प्रिंसिपल डेटर, एक होता है क्रेडिटर, और एक होता है श्योरिटी। क्रेडिटर क्या करता है? वो प्रिंसिपल डेटर को उधार देता है, लेकिन डायरेक्टली नहीं देता है। पहले वो श्योरिटी क्या करता है? प्रिंसिपल क्रेडिटर को बोलता है कि भाई अगर ये डेटर पैसे नहीं देगा ना, तो मैं गारंटी ले रहा हूँ, मैं तेरे को पैसे दे दूंगा। जैसे मान लो यहाँ पे बैंक है क्रेडिटर मतलब लेनदार। अब यहाँ पर आप गए बैंक के पास लोन मांगने के लिए, बैंक ने बोला भाई हम ऐसे लोन नहीं देंगे, किसी ना किसी गारंटर को बुला के लाओ, श्योरिटी को बुला के लाओ जो तुम्हारी गारंटी लेगा। आपने बोला ठीक है भाई, हमारे सर है वो गारंटी ले लेंगे। मैंने बोला ठीक है भाई दे दो, हमारे स्टूडेंट है पहचान के। तो इस पूरी कंडीशन को बोलते हैं बेटा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। नेक्स्ट है राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स। माल खोजने वाले के अधिकार और कर्तव्य बताइए। मान लो आप रास्ते में कहीं जा रहे थे, आपको किसी का मोबाइल पड़ा हुआ मिल गया, गलती से गिर गया था, आपको मिल गया, तो अब आपके क्या अधिकार है और क्या दायित्व है जो आपको निभाना पड़ेंगे उसके बारे में लिखना है। काफ़ी ईजी है। देखो, किसी का सामान मिला है तो हम पहले उसको लौटाने का प्रयास करेंगे, ईमानदार हैं अपन, तो हम कोशिश करेंगे कि उसके रियल ऑनर को ढूंढ लें, या हम पुलिस थाने में जाके जमा कर देंगे उसको, ठीक है, या उसकी रीजनेबल केयर करेंगे जब तक उसका असली मालिक लेने नहीं आ जाता। नेक्स्ट है डिस्कस द मेन प्रोविजन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फेमा 2000। विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम फेमा 2000 के मुख्य प्रावधान पर चर्चा कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कंपोजिशन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की संरचना और स्थापना के बारे में लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द रूल्स रिगार्डिंग एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट इन द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अनुबंध के निष्पादन में भुगतानों के विनियोजन एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट के नियमों की व्याख्या कीजिए। तो ये थे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जल्दी से आप इनको तैयार कर लीजिए। मैं इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन जो मैंने किया था वो अभी आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, उस वीडियो पे क्लिक करके भी आप देख सकते हो अभी, या फिर मैं कमेंट में उसके लिंक पिन कर दे रहा हूँ, आप वो देख लो। ऑल द वेरी बेस्ट गाइज।